रमजान आया, रोजे रखो जी। रमजान मुबारक हमारे सारे लिसनर्स को, डीसी हो या कराची हो, दुनिया भर में रमजान की ब्लेसिंग्स लेकर रमजान के पहले 10 वीक इन पाकिस्तान के साथ हम हाजिर हैं। उज़ैर, कैसा रमजान चल रहा है आपका? रमजान तो सही चल रहा है, लेकिन शैतानी मीडिया वाले शैतान बंद नहीं हो रहे, तो हमने कहा हम भी खुले ही रहते हैं रमजान में भी शैतानी मीडिया को चलाते रहते हैं। इस्लामाबाद से आप होके आए हैं, सुना है बड़ी खबरें हैं। क्या क्या खबर मिली है आपको इस्लामाबाद से? सर, खबरें ये हैं कि घर के कुत्तों को भी नहीं भौंकने दिया जा रहा बाहर के, तो दूर की बात। खबरें ये हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कदगने हैं, एक तो जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं, एक जो पसे पर्दा कदगने हैं, वो बढ़ चुकी हैं, फ़ोन कॉल्स बढ़ चुके हैं। सीधी-सीधी बात कर चुकी है कि पहले तो ये था कि हुकूमत को जितनी गालियाँ देनी है देते रहो, हमारा नाम नहीं लेना। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जब आपको पता है इसके पीछे हम हैं, तो इसका ज़िक्र भी क्यों हो रहा है? तो ऐसे तो अगर आप कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफ़ॉर्मेंस बहुत बुरी है, उसके पीछे मोहसिन नकवी है, उसके पीछे भी आप ही हैं, तो फिर तो कुछ भी ना बोला जाए। तो द कॉन्फिडेंस आई थिंक एट दिस पॉइंट इज़ स्काई हाई। अभी आते हैं हमारी जो पहली खबर है यानी ऑपोज़िशन। कि इफ़ी और वासे भाई को कोई उठा लेगा शायद उनकी मेरे ख़्याल वीडियोस की से वजह से। मेरे ख़्याल से वो भी उठने वाले हैं। तो कोई भी इजाज़त इस मुल्क में मेरे ख़्याल से डिसेंट की, कुछ बोलने की, अ, उसको बिल्कुल ही दबा दिया जा रहा है। तो ब चिड़िया तो है नहीं हमारे पास, कबूतर तो है नहीं हमारे पास, हम बेचारों को बुलबुल खुद उड़-उड़ बुलबुल गई थी खुद इस्लामाबाद। खुद खुद उड़-उड़ के जाना पड़ता है। मैं ही हूँ बुलबुल इस कहानी की। तो बुलबुल ने जिस-जिस से बात की, उसने जो नाक़िदीन हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये सिस्टम गिरेगा। तो फिर जब मैं प्रोब करता हूँ कि कैसे? तो कैसे क्या उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जो दूसरी तरफ है, गवर्नमेंट के रैंक्स में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सुप्रीम कॉन्फिडेंस है कि सर 5 साल तो हम हैं, 5 के आगे की बात करें, 5 तो क्वेश्चन में ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की साइड के लोग भी हैं, वो भी तंग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हदें पार हो चुकी हैं। इन प्राइवेट गवर्नमेंट के लोग खुलकर मान रहे हैं कि सर हमने तो नहीं किया। अगर उनको प्राइवेट अगर जाकर कोई बोले ये पीका-शीका ये वो क्या कर रहे हो उधर? लाइक आपको भी पता है लेकिन हमारे। उन्होंने 5 से आगे साल फिर भी अच्छी तरह गुजारने हैं, हाँ, ऑल्दो के हाँ, हाथ में हमारी कुछ नहीं है। वो तो यूजुअल वही है ना कि हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं। जो रीअश्योरेंसेस मिल रही हैं कि सर आप ना फ़िक्र करें ना, आपके खिलाफ थोड़ी, वो तो पीटीआई के खिलाफ ही होगा। ये बेवकूफ़ियाँ हैं मेरे ख़्याल से, वो पीपीपी में हो, पीएमएलएन में हो, जिनको लगता है कि इनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। ये उसी तरह है जिस तरह पीटीआई कब्रें खोद रही थी, उनको लग रहा था कि वो उनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। अब अगर आ जाते हैं कि एक ऑपोज़िशन, मीक सी ऑपोज़िशन, शाहिद खाकान अब्बासी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल की हम दोनों बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, दे टू ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस। बट माज़रत के साथ अवामी रेवोल्यूशन ये दोनों लोग तो लेकर नहीं आएँगे ना, तो एक जो एक्सेप्टेबल ऑपोज़िशन है उसकी भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी नहीं होने दी गई। क्या राय है आपकी उज़ैर इस बारे में? राय यही है कि आई मीन आई एग्री कि जो बेसिक बची-खुची कसर थी डिसेंट की, वो ख़त्म होती जा रही है। एंड आई थिंक एक अजीब-सा माहौल है कि अगर आपके जो मोर एक्सेप्टेबल ऑपोज़िशन लीडर्स हैं, जो कि सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो एक तरह से ऑपोज़िशन करना चाहते हैं, अगर आप उनको भी स्पेस नहीं दे रहे, तो मतलब ईदर यू आर वेरी इनसिक्योर और सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। एंड ईदर विच वे मेरे नज़दीक जो है मिस्टेक्स दोनों तरफ इसी तरह होती हैं कि या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपको नज़र नहीं आता कुछ हो रहा है, या आप इतने इनसिक्योर हैं कि आप डिसीजंस ऐसी लेंगे कि उसकी वजह से लावा फटेगा इवेंचुअली। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। और उस पे भी आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई ऐसी इवेंट है होराइजन पर जो कि इसको चेंज करे। अगेन काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में जब चेंज आती है आर ड्रिवन एक्सटर्नली, और एक्सटर्नल माहौल के अंदर मुझे तो एटलीस्ट इस वक्त कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से डोमेस्टिक चेंज की बातें शुरू हों। आई थिंक नेक्स्ट जो साइकिल है वो 2026-27 के आसपास शुरू होगा, जब जनरल आसिम मुनीर की एग्जिस्टिंग टर्म ख़त्म होने वाली होगी और एक्सटेंशन 2.0 की तैयारी जो है वो जो लीगलाइज हो चुकी है उस पे बात होगी। आई थिंक बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग एल्स राइट नाउ। इसमें
न्यूज़ मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि महारंग को बुलाया है, मंजूर को बुलाया है। अंदर की खबर है कि नहीं बुलाया है, और अंदर की ये भी खबर है कि इसीलिए नहीं बुलाया है कि एक शक था कि इनको अगर बुलाया जाएगा तो फिर बिल्कुल ही नहीं करने दिया जाएगा। जाहिद हुसैन साहब भी पॉडकास्ट पर आए हुए थे, तो उनकी किताब है डायलॉग विद हिस्ट्री, आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी रीड इट। तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, जो पीडीएम वाली मूवमेंट थी, उन्होंने जब क्वेटा में जलसा करना था, मोहसिन दावर थे, उनको डिसइनवाइट कर दिया गया था। तो आपको एक इंडिकेशन मिल गई थी कि भाई ये कहने को एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, बट अगर आप मोहसिन दावर से भी, एक एमएनए से स्पीच नहीं करवा सक रहे, तो समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंगली जाहिद हुसैन साहब की किताब में एमआरडी के बहुत लीडर्स हैं, और वो सब वो हैं जिनको आज के दौर में आप महारंग बलोच कहेंगे, या मंजूर पश्तीन कहेंगे, या काफिर कहेंगे, या एंटी स्टेट कहेंगे, क्योंकि वो खुलकर वो लीडर्स हैं जो बात करते हैं कि प्रोविंशियल राइट्स होते हैं, फेडरेशन जो 1940 का तसव्वुर है, उस तसव्वुर में जिस तरह मुल्क बनाया गया था, उस तरह लेकर जाएँ। और ये लोग वो हैं जो भुट्टो के भी खिलाफ थे, भुट्टो को भी टायरेंट कहते थे। कुछ लोग, जो मूवमेंट चली जिसकी वजह से भुट्टो को फांसी लगी, उसका भी हिस्सा थे। उसके बावजूद एक ब्रॉड बेस्ड ऑपोज़िशन बनाई गई थी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। फिर जाकर एक शैम सा भी इलेक्शन हुआ जिसमें जुनेजो आए थे। तो अब जो ऑपोज़िशन है, अगर मैं थोड़ा उन दोनों को कंपेयर करूँ, तो महारंग और मंजूर को बुलाने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो माज़रत के साथ आप जनरल आसिम मुनीर को तो फिर नहीं चैलेंज कर सकते ना। अगर आप महारंग और मंजूर को भी सुनने की काबिलियत या इतना दिल-ओ-गुर्दा नहीं रखते कि इनको बुला दिया जाए। तो ये बस दिखाने वाली ऑपोज़िशन है मेरी नज़र में। डू यू डिसएग्री? नो, आई एग्री। और इनफैक्ट अब अगेन लाइक आपको दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव भी कुछ दिनों पहले नज़र आ गया कि मारंग और मंजूर और पीटीआई के बारे में जो रीलॉन्च किया गया जैद हामिद का, दैट इज़ एविडेंस कि दूसरी तरफ जो है वो रियासत के इदारे या रियासत के करीब लोग क्या ओपिनियन या क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको सूलियों पे लटका दो, इनको टांग दो, इनके हाथ काट दो। क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही है दूसरी तरफ से, लेकिन वो खुला है। टीका हो, कोई और कानून हो जिसमें ये चीज़ें करना इलीगल है, उस पे एक्शन नहीं होता, बिकॉज़ दैट नैरेटिव इज़ द वन दैट यू आर ट्राइंग टू पुश। तो मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी इन एनी वे शेप और फॉर्म ऑफ डिसेंट इन सोसाइटी रिट लार्ज। और अगेन आई थिंक पाकिस्तान की तारीख सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर की तारीख इस बात की गवाह है कि जब आप डिसेंट का रास्ता या डिसेंट का गला इतनी तेज़ी से घोंट देते हैं, तो फिर वायलेंस ही सामने की तरफ से आता है, इन द सेंस कि आपने सारे तमाम आईनी डेमोक्रेटिक जमहूरी रास्ते बंद कर दिए हैं। तो आई होप कि लोग इस पे थोड़ा सा गौर करें, लेकिन जब आप इतनी क्लियर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कर रहे हैं और जो मीक सी ऑपोजिशन है उसका भी रास्ता रोक रहे हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स बड़े खतरनाक ही नजर आते हैं पाकिस्तान में। उज़ैर, मैंने जिससे भी बात की इस्लामाबाद में, या जो भी मैंने पॉडकास्ट की, उसपे यही डिस्कशन हुआ। ऑफ़ कोर्स ये बात है कि आप एक हद तक ही पुश कर सकते हैं, जिसके बाद पुशबैक आएगा, जिसके बाद सिस्टम नहीं चल सकेगा। बट इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक ये होपफुल सी बात है। होता हुआ तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई इमीडिएट थ्रेट नज़र आ रहा है जो इस वक़्त सिस्टम को डिस्टेबलाइज़ कर सके या गिरा सके? आई थिंक द जो एक या दो जो हैं मेरे नज़दीक जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ग्लोबल हैं इवेंट्स। एक तो ये कि गिवन व्हाट्स, एंड हम आएंगे डोनाल्ड ट्रंप और हुँ, ज़ेलेंस्की की हुँ। बात पर भी, बट जो ग्लोबल ऑर्डर रीशेप हो रहा है, जितनी तेज़ी से रीशेप हो रहा है, क्या वो एक क्राइसिस इकोनॉमिक क्रिएट करता है दुनिया भर में कि नहीं, पर्टिकुलरली ड्रिवन बाय अ ट्रेड वॉर। अगर वो होता है तो यस, पाकिस्तान डज नॉट ट्रेड अलॉट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जितनी भी तिजारत होती है उसका अगर 10-15% भी नीचे चले जाए, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो फिर वहीं आ जाएगी जहाँ 3-4 साल पहले थी। एक ये। दूसरा ये कि अगर किसी तरह कोई एनर्जी शॉक आता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, अगेन जहां पाकिस्तान का इस वक्त रिजर्व्स बैलेंस है, इंपोर्ट कवर है, एसेट्रा एसेट्रा, अगर आप जो है ऑयल को $10-20 पर बैरल भी ऊपर ले जाएं मार्केट के अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो वापस एक तरह से कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ चले जाएगा। ये दो चीज़ें हैं शहजाद मेरे नज़दीक जहां मुझे रिस्क नज़र आता है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग सो फार ऑन द हराइजन। लेकिन अगेन अगर हम याद करें, क्योंकि तारीख जो है वो लोग भूल जाते हैं, एक ज़माना था जब पीटीआई 10 साल के प्लान की बात करती थी, हुँ। और वो यूक्रेन की जंग शुरू हुई और उससे पहले चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, बट यूक्रेन की जंग का आना
और उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट फाइनल नेल इन द कॉफिन होना, और हफ्तों के अंदर हुकूमत जा चुकी थी घर अपने वापस, और तब्दीली जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, उस तरह की जो हाइब्रिड निज़ाम था। तो अगेन वी नेवर नो विद पाकिस्तान कि क्या हो सकता है, बट दिस विल हैव टू बी एक्सटर्नली ड्रिवन इवेंट्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ है कि एक रात रशियन के साथ गुजारने के बाद जीता जागता अच्छा खासा चलता घर बर्बाद हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं जो स्टेट्स को थ्रेट मिल रहे हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं डिस्कस होती। एक जो बहुत बड़ा थ्रेट अभी है स्टेट को, जो नहीं शायद खुलकर डिस्कस किया जा रहा, मौलाना अब्दुल अजीज ने खुलकर स्टेट के ऊपर जिहाद लॉन्च कर दी है। और अंदर आएंगे ना तो इससे आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मुझे माफ कर अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटियां तुम्हारा वो हैसियत करेंगे, तुम याद रखो। जो हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टीटीपी का खुलकर सपोर्ट उन्होंने पब्लिकली इजहार कर दिया है। मौलाना अब्दुल अजीज ने जो अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई उसमें उन्होंने ये भी बोला कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। तो अगर तो ये जो एक रिलीजियस फार राइट है जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टीटीपी आर इन्वॉल्व्ड, अगर तो ये मुनज़्ज़म होकर स्टेट को टारगेट बनाकर, जिस तरह हमने पहला जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था उसके बाद देखा था, ये बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी है जो फट सकता है। इसके करंट सर्कमस्टांसेस ये हैं कि E11 में एक मस्जिद थी, वहाँ पर वो लैंड एक्वायर करके सीडीए जो है वो जो सीडीए करती है कुछ बनाना चाह रही थी। तो उन्होंने बोला ये जो 3-4 मरले हैं ये हम आपको कहीं और दे देते हैं। उन्होंने बोला हमें एक कनाल चाहिए। फिर उन्होंने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि कहीं और जो आप दे रहे हैं वो एरिया सूटेबल नहीं है। तो उसमें जो उम्मे हसन है, मौलाना अब्दुल अजीज की वाइफ, उन पर ये मुकदमा कर दिया कि इन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। एजाज सैयद कहते हैं ये वाला पर्टिकुलर मुकदमा गलत है। इवन दो इन द पास्ट उम्मे हसन की ऐसी भी वीडियोस आई हैं कि शिया प्रोसेशन से एक रात पहले वो कह रही हैं कि यहाँ से कोई शिया नहीं गुजरना चाहिए, पुलिस को इस तरह बात कर रही हैं। अभी भी मौलाना अब्दुल अजीज की वीडियो आई है कि अगर पुलिस आएगी तो उनका जवाब जो है वो गन लहरा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद AK-47 ही है। तो इसका जवाब उसको फिर इससे मिलेगा, और अगर मुझे मार भी दोगे तो फिर सारे जिहादी पूरे मुल्क भर से आ जाएँगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रूइंग टेंशन है। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ये एक 2 घंटे की पॉडकास्ट हो सकती है कि मौलाना अब्दुल अजीज ये क्यों कर सकते हैं? इसीलिए कर सकते हैं कि उनको पहले स्टेट का सपोर्ट रहा था, अब भी शायद स्टेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। फिर अफ़गान तालिबान हो या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो या दीगर सिपह-ए-साहबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस हों, उनमें भी असर व रसूख है मौलाना अब्दुल अजीज का, उनकी दोस्तियाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टैंजिबल थ्रेट है जिसका आई डोंट नो व्हाट द स्टेट विल डू, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट। उज़ैर, योर टेक? नहीं, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज थ्रेट, और ये अगेन टू जूम आउट फ्रॉम द टैक्टिक्स ऑफ दिस कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में विद मौलाना अब्दुल अजीज। इस हफ्ते हक्कानिया मस्जिद में भी सुसाइड ब्लास्ट हुआ जहां पर हलाकतें हुई काफ़ी सारी। इट्स अ बिग एस्केलेशन एज वेल। अभी इस वक्त जहाँ तक मैंने पढ़ा है क्लियर नहीं है कि ये किसने अटैक किया है। सम फिंगर्स पॉइंट टू आइसिस खुरासान। तो अगेन ये जो डायनामिक है शहजाद पूरे रीजन के अंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और लास्ट वीक हमने ईरान के इसके अंदर शिया मिलिटेंट ग्रुप्स की भी बात की थी। ये बड़ा डेंजरस जो है वो ग्रुपिंग है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस के अंदर। ये जो एस्केलेशन हो रही है, मुझे डर इस बात का है कि इनग्रेस जो है पर्टिकुलरली अफगान तालिबान के काबुल आने के बाद से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ऑफ रेडिकल जिहादी मिलिटेंट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स एंड टाइप्स। अभी रिसेंटली जो है फॉर एग्जांपल मॉस्को में जो आईसिस का अटैक हुआ था, उसके बाद एक पूरा एक ग्लोबल मुहिम चली सेल्स जो है डिसरप्ट करने की आईसिस के। उसके अंदर भी पाकिस्तानी काफ़ी सारे इन्वॉल्व थे। ये बात कवर नहीं हुई ओपन मीडिया पे, बट दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम पीपल एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ मेजर कंसर्न कि एक तरफ अफगान तालिबान है, एक तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान की ज़मीन है जहां एक बार फिर दहशतगर्द ग्रुप इकट्ठा हो रहे हैं ऑफ ऑल सॉर्ट्स एंड टाइप्स, और एक तरफ उन्होंने इंग्रेस कर लिया है पाकिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान की अपनी सेक्टेरियन और एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। तो मुझे तो ये बड़ा रिस्क लगता है इस वक्त तक। जो आई थिंक द रीज़न वाई मेन स्ट्रीम पे इस पे इतनी बात नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही कि वो जो वायलेंस है वो पेरिफेरी तक ही रहा है। तो जो पुराना, फॉर एग्जांपल अगर हम पुरानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो इस वक्त तक जो थ्रस्ट है अटैक्स का वो फाटा के अंदर
रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा के कोट अनकोट उस जमाने में जो सेटल्ड एरियाज कहा जाता था, जिन्हें वहां तक नहीं पहुंचा है, फॉरगेट अबाउट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहर। बट ये बढ़ता जा रहा है रिस्क। और अगर आप फॉलो करते हैं जो लोग लिखते हैं इस इशू के ऊपर, जैसे इफ्तिखार फिरदौस हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक टेंशन बढ़ रही है और वायलेंस का जो टेम्पो है वो भी बढ़ रहा है इन ग्रुप्स की तरफ से। और लाइटर नोट, उज़ैर आपको मुबारक हो, कांग्रेट्स हो। मुझे एयरपोर्ट पे एक शख्स मिले, उन्होंने बोला आपकी वजह से मैंने पाकिस्तानी और द खुरासान डायरी फॉलो करना शुरू किया। मैंने बोला थैंक यू। उन्होंने बोला इन दोनों को फॉलो करने के बाद आपको फॉलो करना छोड़ दिया। मैंने बोला और भी थैंक चले, मे बी they'll come back from Pakistanomy on this week on in Pakistan as well, तो रिवर्स स्विंग हो जाएगी, कोई मसला यार मैं नहीं है। इस्लामाबाद में था जब ये नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ थोड़ा ऐड कर दूं कि रेफरी सिर्फ वजह नहीं है, मेन स्ट्रीम पे इसलिए नहीं रिपोर्ट किया गया क्योंकि उनको बोला गया कि ना रिपोर्ट किया ओके, जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो ये एक ये भी रीजन है। एटलीस्ट ओके, सोर्स से मुझे पता चला कि 3 जो ब्लास्ट हुए हैं मुल्क भर में, उन पे ख़ास कहा गया है कि नहीं आप रिपोर्ट करें। फिर भी मीडिया ने एटलीस्ट बताया तो। जो ट्विटर है उस पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो मैंने देखा आईएसआई की तरफ उँगली उठा रहे हैं। इस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई की गवर्नमेंट पहले थी, उन्होंने मैसिवली इसी मदरसे को फंड भी किया। तो मुझे वो डायनामिक नहीं समझ में आया, मैंने क्लोज़ली नहीं फ़ॉलो किया। टू बी क्या आपने क्लियर ये शहजाद, टू सॉरी टू इंटरप्ट, पीटीआई ने किया एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इस मदरसे की फंडिंग जो है वो दिहाइयों से जो है वो चली नो आ रही है बट पाकिस्तान में। द पॉइंट आई वाज़ ट्राइंग टू मेक इज़ दैट आईएसआई, पीटीआई, मदरसा हक़ानिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आईएसआई क्यों करेगा? क्या आपकी नज़र में कुछ है? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली अ कंस्पिरेसी थियरी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इंटरनल डिवाइड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइकली सिनेरियो ये है कि ये इट्स अ फॉल्ट लाइन बिटवीन ISIS and other groups like the ideologies that what the Haqqanis represent. क्योंकि इस वक्त अगेन फ्रॉम हाई लेवल पर्सपेक्टिव अफगानिस्तान के अंदर भी एक दरार जो है तालिबान के अंदर वो क्लियरली उभर के सामने आ चुकी है बिटवीन द कंदारी साइड एंड द काबुली साइड। और अगर आप अफगानिस्तान की डेवलपमेंट्स फॉलो करते हैं तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन हो रहा है। यू शुड कीप एन आई आउट ऑन दैट एज वेल कि तालिबान के अंदर एक डिवाइड बढ़ता जा रहा है, विच अगेन इज रिलेटेड टू पार्शली द हक्कानीज एज वेल। और उसके अंदर भी उनका एक फियर है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का, फॉर एग्जांपल टीटीए का, कि अगर हम टीटीपी के ऊपर ज़्यादा एक्शन करेंगे तो हो सकता है कि उसके जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं वो आइसिस खुरासान में जाके मिल जाएं और फिर हमारी इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगेन दिस इज़ नॉट सिंपल इक्वेशन फॉर एनी एक्टर इन द रीजन राइट नाउ। नेक्स्ट लेक्चरिंग स्टूडेंट्स हैं, बट बिफोर वी गेट टू दैट, मोरो में भी एक प्रोटेस्ट हुई। अगर हम मेन स्ट्रीम को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सिर्फ यही सतोख और इनमें लगे रहते हैं, पैलेस इंट्रीग में लगे रहते हैं, तो हमें एटलीस्ट बताना चाहिए कि इस वक्त पूरे सिंध में जब लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जसकम GSN कौमी महाज जो है उन्होंने तो कश्मीर से कराची तक एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की, फिर भी उसको मेन स्ट्रीम में रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो मोरू में जब नेशनलिस्ट आए हुए थे, पुलिस ने उन पे जुल्म किया, सिंध पुलिस ने क्रैकडाउन किया। मैंने ये भी सुना है एटीसी के केसेस किए गए। तो कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं जब लोग वीडियोस देखते हैं, क्योंकि एटीसी के बाहर पंजाब के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो वो जो लोग हैं, मैं उनका आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव दे दूं कि they see the police, the state and everything that the police and the state and the army do as representatives of Punjab। तो कर रही सिंध पुलिस है, उसमें सिंधी ही होंगे, उसके पीछे पीपीपी ही होगी, लेकिन जो लोगों की नज़र है या लोगों को देखने का जो तरीका है, वो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को पंजाब के इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। तो जो कनाल्स वाला केस है, उस पे मेरी एक 1.5 घंटे की वीडियो है, बहुत लंबा डिस्कशन होगा टू कवर। बट द फैक्ट दैट मारंग की रैली में लाखों लोग आए, लाखों लोग सिंध में प्रोटेस्ट करें। अभी मोरू की प्रोटेस्ट में जो पीटीआई के वहाँ नुमाइंदे हैं, हलीम आदिल शेख, उनसे भी बोला गया, उन्होंने बोला हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अगर उनको भी इग्नोर करेंगे, इनको भी इग्नोर करेंगे, बाद में आप बोलेंगे ये लोग पाकिस्तानी नहीं फील करते, आप करते क्या है?
टू मेक देम फील लाइक देयर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। जो ऑपोजिशन है, जो अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहती है, वो भी हिस्सेदार नहीं है। जो गवर्नमेंट है, पीपीपी कहती है हमें हिस्टोरिकली एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ बुरा किया है, वो इन पे डंडे बरसा रही है। फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवर तक नहीं कर रहा, ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन इस्कॉन किसको खत लिख रहा है। तो प्लीज डोंट ब्लेम देम दैट दे फील लाइक के पाकिस्तान इनको अपना हिस्सा नहीं समझता। या नो, आई थिंक ये तो पुराना इशू है, एंड आई थिंक पर्टिकुलरली अराउंड वाटर राइट्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कनाल्स बनाए जा रहे हैं, चोलिस्तान डेजर्ट को आबाद करने की जो बात की जा रही है, अगेन आई थिंक जब आप डिसेंट को कर्व करते हैं और जब आप बातचीत होने नहीं देते, तो फिर अल्टीमेटली जो है आपका नतीजा यही निकलता है कि प्रोटेस्ट ओवर टाइम बिकम रेडिकलाइज्ड। पाकिस्तान में ये कॉन्वर्जेशन कितने हफ्तों महीनों से हो रही है इस प्रोटेस्ट के ऊपर, सही तरह हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। क्या सही कॉन्वर्जेशन मेन स्ट्रीम मीडिया प्राइम टाइम पर हो रही हैं कि जी पानी जो वो क्लेम है कि जी ये पंजाब का पानी और सिर्फ डाइवर्ट होगा और सिंध को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा? कितने मेन स्ट्रीम शोज पे जो है वाटर एक्सपर्ट्स ने आके समझाया कि भाई ये होगा कैसे, कौन मॉनिटर करेगा, क्या सिस्टम्स इन प्लेस हैं, क्या इसकी स्टडी हुई है, इसकी इन्वायरमेंटल असेसमेंट किसने की है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसने किया है, कहाँ है वो रिपोर्ट सारी की सारी। तो जब आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो सिंपलिस्टिक टेक है जो कि दिहाइयों से पाकिस्तान में चली आ रही है कि स्टेट और स्टेट के अपैरेटस, वेदर इट्स सिंध पुलिस और नॉट, represent Punjab and Punjab's own क्या कहते हैं draconian handling of the periphery, जो कि एक real issue है, whether you like it or not, it's gonna continue. And I think ये speaking of, जब हम बात कर रहे थे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस status quo को disrupt कर सकती हैं, I think ये it is one of them। कि अगर nationalism सिंध के अंदर उभर के इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी सिक्योर रही है सिंध के अंदर for decades now, वो इनसिक्योर फील करने लग जाती है, तो फिर उनके ऊपर भी एक प्रेशर आएगा कि या तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें या आप इस रजीम का हिस्सा ना रहें। जो कि अगेन जो थोड़ी बहुत बात हो रही है पीपल्स पार्टी की डिस्ग्रंटलमेंट जो है वो हमें नज़र आती है कि वो खुश नहीं है स्टेटस को के साथ। नहीं, वो जो इस तरह हमने लास्ट वीक श्रोडिंगर्स पीटीआई बोला था, कनाल इशू पे श्रोडिंगर्स पीपीपी नज़र आती है हमें कि कहने को अपोज भी कर रही है, फिर साथ भी दे रही है, स्टेट को बोल रही है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट ला कर देंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करवा भी रही है, फिर इन्वेस्टर्स को बोल रही है कि इन्वेस्ट मत करना। तो दे आर प्लेइंग बोथ साइड्स ओवर हियर एज वेल, बट पीपल रियलाइज दैट सिंध एंड पीपीपी अगेन इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, और कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि आप लोग डीप नहीं जाते। तो वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्मेट, फीडबैक हैज बीन टेकिंग, होपफुली नेक्स्ट वीक से आपको थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मेटेड चीजें नजर आएंगी। सीओएस लेक्चर स्टूडेंट्स, उजैर ये तो हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि ठीक है अगर आप यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं तो आपके साथ सवालात भी होंगे, लेकिन ये तो एक अलग लेवल की लेक्चरिंग हो गई कि भाई आप अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑनलाइन ना करें और अपने काम से काम रखें। लुबे लुबाब जो न्यूज़ स्टोरीज का जो कवरेज हुई रेडियो पाकिस्तान की तरफ से वो यही था जो मैंने पढ़ा। तो फिर मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल आया कि बिल्कुल ठीक है चीज़ साहब, अगर लोगों ने अपने काम से काम रखना है और अनफेयर क्रिटिसिज्म नहीं करना, तो फिर कुछ इदारों का काम जो है वो सिर्फ बॉर्डर पे सिक्योरिटी फराहम करना है, उससे आगे कुछ और करना नहीं है आइन के मुताबिक। तो वहाँ से बात शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो बात चीफ को कोई पूछ भी नहीं सकता उस सिचुएशन में, अनलेस दे वांट अ वीगो राइड टू द नॉर्थ। एंड चीफ का जो व्यू है वो ये है कि ये सारा क्रिटिसिज्म अनफेयर है और शैतानी मीडिया की वजह से हो रहा है, which I think is missing the point. The point is कि एक generational shift और generational divide है पाकिस्तान के अंदर in terms of the perspective people have about the establishment in Pakistan. और इस तरह की लेक्चरिंग से अगर आप समझते हैं कि आप कन्विंस कर पाएंगे अगली जनरेशन को कि नहीं हम गलत थे और आप ठीक हैं, तो all I can say is good luck to you on that side. House number 163 1601 Pennsylvania Avenue, Washington DC, PO Box 110-250। ये उजैर यूनुस का एड्रेस है। अगर आप सुन रहे हैं, इन्होंने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो अग्री करता हूँ कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काम वाम करो, किताबें पढ़ो, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फ्रीलांसिंग करो भाई। हाँ, ये क्या बकवास सर। तू खुदा का नूर है, अकल है, शहूर है, ये जो 10 करोड़ जहल का निचोड़ है, इनकी आप
फिक्र ही देखिए, कहाँ करे अमूमन अमूमन मैं और शहजाद काफी चीजों पे इत्तेफाक करते हैं, इस बात पे नहीं, हमारा इख्तिलाफ है। शहजाद कहता है बिल्कुल, कि ये बिल्कुल आपने बच्चों ने बिल्कुल, अपने काम से काम करना है, बिल्कुल, जिम जाएं, स्पोर्ट्स खेलें, बिल्कुल, फ्रीलांसिंग करें और बिल्कुल, ये सारा सोशल मीडिया छोड़ें। और मेरा बिल्कुल व्यू छोड़े। ये है कि शैतानी मीडिया पे उनको आप आवाज दें और उनकी आवाज सुनें। तो ये हमारा एडिटर, डिसएग्रीमेंट है। बिल्कुल एडिटर मेक श्योर ये जब उज़ैर बोल रहे हो ना मैं स्क्रीन पे भी ना नजर आऊं, फुल स्क्रीन में। जी भाई, फुल पेज एड्स बाय मरियम गवर्नमेंट। उज़ैर पहले भी तो आए हैं। यार पहले भी आए हैं, ठीक है, पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं। तो अभी ऑन द नोज मुझे इस दफा थोड़े ज्यादा लगे इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स एंड द स्केल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर आपने टैक्सपेयर का पैसा इस्तेमाल करके प्रमोट करना है अपने आप को, तो पहले भी होता रहा, अभी भी होता रहा है। हम पहले भी क्रिटिसाइज करते थे, अब भी क्रिटिसाइज करेंगे इस पहले कौन बात को। क्रिटिसाइज करता था? मुझे तो नहीं नजर आ यार रहा। पीटीआई के जमाने में भी एटलीस्ट मैंने पर्सनली तो क्रिटिसाइज किया है कि आप एड्स निकाल रहे हैं। मुझे ठीक एक है ना? एक कोई ट्रेंडिंग आप बता दें, पूरे पीएसएल में सेहत कार्ड आते थे। द रीजन दे डू इट इज राइट रॉन्ग सब भूल जाओ, बिकॉज इट्स इफेक्टिव। वो बोरियों पर तक पे अपनी तस्वीरें नवाज शरीफ ने भी छपवाई, जरदारी बेनजीर भुट्टो ने भी छपवाई, इमरान खान ने भी छपवाई, क्योंकि वो गरीब को लगता है कि मोटरवे अपनी जेब से बनाया है शरीफों ने, बिकॉज इट वर्क्स। सेम विद सेहत कार्ड। सेहत कार्ड शुरू में एक पीपीपी का इनिशिएटिव था, फिर पीएमएलएन ने लॉन्च किया। बट आप 24 करोड़ में से अगर आज रेफरेंडम करा दें तो 90% बोलेंगे पीटीआई सेहत कार्ड, क्योंकि पीएसएल हो जो भी हो हर चीज में से कार्ड आ रहा था। या तो आप बोलें गवर्नमेंट के पास जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो बजट होना ही नहीं चाहिए, वो बिलियंस में जाता है, वो एड रेवेन्यू न्यूज़पेपर्स के लिए हो या टेलीविजन के लिए हो। तो इन थ्योरी आइदर यू आर अगेंस्ट दैट। मरियम नवाज ना करे, मरियम नवाज इसलिए कर रही है बिकॉज इट वर्क्स। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट मरियम नवाज इज डूइंग। नाउ राइटफुली और रॉन्गफुली द कॉन्वर्जेशन इज कि मरियम नवाज क्या कर रही हैं। जब ये क्रिटिसिज्म आएगा साथ ये भी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाएगी, अच्छा यार ये 70 प्रोग्राम भी हैं, फिर उनकी मेरिट्स पे भी बात होगी। तो व्हाई आर दे वेस्टिंग गवर्नमेंट टैक्स पेयर मनी ऑन गवर्नमेंट एड? बिकॉज इट वर्क्स। Yeah, no, I agree. It works in that dynamic that you explained. I don't think there should be any budget to do things like that and waste taxpayers' money on these claims of how the chief minister is doing and what she's up to in national newspapers. But the information bureau exists for all of this stuff. तो waste है पैसे का मेरे नजदीक। इसमें अस्मा शराजी का एक अच्छा कैविएट था कि ये जो पर्टिकुलर एड्स हैं ये अखबार की सूरत पेश किए गए। तो ये एक सॉरी खबर की सूरत पेश किए गए। खबर, सो इफ या यू लुक एट द लेआउट ऑफ द एड्स इट सीम्स लाइक कि वो न्यूज़ है, तो वो आप उल्लू बना रहे हैं अपने रीडर को। तो या वो और एक उसपे भी मिस जो जाती है। टिपिकल होती है, अभी बज़फीड न्यूज और इन सब पे भी चलती है, ऊपर लिखा होता है या स्पॉन्सर्ड आर्टिकल। तो आप स्पॉन्सर्ड आर्टिकल करके दुनिया भर में चलाए जाते हैं एज वेल। अब आई डोंट नो कि उन्होंने क्लेम किया था ऊपर के नहीं कि ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है या सिर्फ न्यूज आर्टिकल है। बट इन एनी केस आई थिंक पैसे का ज़िया है। और अगर अगेन इससे एक तरह से जो है वो जो नेक्सस है सरकार और मीडिया का, जहाँ मीडिया जो है वो सरकार के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से चलती है और उसके ऊपर फिर एक क्विट प्रो क्वो होता है कि जी आपने खबरें जो है वो हमारी तरह से चलानी है, और आप अगर एंटी हुकूमत कोई भी रजीम हो उसके नज़र आएंगे तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड उस तरह नहीं दी जाएगी, which again reinforces this corrupting influence in the nexus of media and governance as well. मेरी 2 घंटे की फालतू सैंग के साथ इसी टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट है, तो उस पे सुन लीजिएगा। आधा घंटा ऑलरेडी हो गया है। तो जो एक मेन स्टोरी थी इस हफ्ते की कि जी स्टोन कोल्ड स्टनर मार दिया ज़ेलेंस्की को। डोनाल्ड ट्रंप ने बिठाकर चंडे कर रही है वर्बली। क्या राय है आपकी? इसमें शहजाद एक्चुअली इसके बिफोर दैट या क्रेडिट टू यू। आई थिंक जब नरेंद्र मोदी पे कुछ बोला था, टैरिफ्स की बात की थी, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। फिर किंग ऑफ जॉर्डन थे, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। तो आपने इसी हमारी दिस वीक इन पाकिस्तान पे कहा था कि भाई जब वर्बल टायरेट चल रही हो ट्रम्प की उस वक्त रिएक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, डिप्लोमेटिकली डील करो, खामोश रहो, बाद में फिर ये चीजें इन प्राइवेट डिस्कस होंगी। ज़ेलेंस्की ने आपकी बात नहीं मानी और फिर जलील हुआ। जी उज़ैर, योर टेक। I think it was a low point in American diplomacy in terms of the setup of the Oval Office और वहाँ जब ये exchange होता है,
दो तीन चीजें शहजाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, 2-3 मिनट पूरी क्लिप देखना तो अब वो भी नहीं देखी जाती, 30 सेकंड में लोग जो है वो आगे चले जाते हैं। तो ये तो 5 मिनट की जो क्लिप थी, उससे पहले एक पूरी लंबी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, देयर इज अ होल वीडियो। तो ये एंड में डिरेल हुआ सारा का सारा, और डिरेलमेंट का पॉइंट उस वक्त शुरू हुआ जब एक दो ऐसे सवाल किए गए ज़ेलेंस्की से जो आई थिंक वर अनबिकमिंग फ्रॉम प्रो ट्रम्प मीडिया। एक बंदे ने पूछा कि जी आप सूट क्यों नहीं पहनते, आप रिस्पेक्ट नहीं करते व्हाइट हाउस को। तो उस पर भी कुछ लोगों ने उसके बाद मुझे तस्वीरें भेजी कि किस तरह विंस्टन चर्चिल व्हाइट हाउस जो है वो भी इसी तरह आता था जब जंग चल रही थी। मस्क जो आ जाता है, एग्जैक्टली। तो वो उनको नजर नहीं आता, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक राइट विंग मीडिया का एक वो सेटअप था। I think the second thing also was that part of this was a planned thing between Trump and Vance to corner Zelensky and see के होता क्या है। I think उनका पर्सपेक्टिव ये था कि जिस तरह किंग ऑफ जॉर्डन को उसने पुश किया और उसने कुछ नहीं कहा, तो हम भी इसी तरह इसको पुश करेंगे और दिखाएंगे कि भाई हम जो है वो पुश करते हैं और हम अपनी बात मनवाएंगे। सामने से उसने जवाब दे दिया पहले वैंस को, और जब वैंस को जवाब दिया तो उनकी आपस में शुरू हो गई, एंड देन ट्रम्प स्टेप्ड इन एंड देन इट वेंट ऑल द वे। उस पर एक तस्वीर भी है यूक्रेनियन एम्बेसडर की, वो अपना सर नीचे करके यूं बैठी हुई है कि ये क्या हो गया भाई, सारा का सारा मामला खराब उसी वक्त हो गया। आई थिंक अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज़ेलेंस्की, ही शुडंट हैव टेकन द बेट एंड ही टुक द बेट। अब क्या, बट उसके भी अपने पॉलिटिक्स हैं। देयर हैजंट बीन एन इलेक्शन इन यूक्रेन, ही इज एट वॉर, ही इज ट्राइंग टू बी फोर्स्ड इनटू दिस डील दैट द यूक्रेनियंस डोंट वांट। एंड आई थिंक अगेन, अगर हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की डील कोई फोर्स कर रहा हो, तो क्या पाकिस्तान में लोग मानेंगे कि नहीं आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लें और हमें मिनरल्स भी दे दें और पैसा भी हम लेंगे और डिमांड भी हम ही करेंगे और नेगोशिएट भी हम ही करेंगे, आपकी तो कुर्सी पे जगह भी नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट देन द किंग ऑफ जॉर्डन फॉर एग्जांपल इन दिस केस, व्हिच इज व्हाई ही पुश्ड बैक। बट आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड ये मेरे ख्याल में आखिरी वेकअप कॉल है यूरोप के लिए कि वो जो नेटो का वर्ल्ड ऑर्डर था जो सिक्योरिटी फराम करता था सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट एरा इज ओवर। अब आपने अपनी मदद आप करनी है, और अपनी मदद आप के अंदर अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है डिफेंस की और स्पेंडिंग की, तो आपने अमेरिका की बात माननी होगी। और अगर आप अपनी कैपेसिटी बना लेते हैं तो यू कैन बी योर ओन इंडिपेंडेंट एक्टर इंटरनेशनली, बट अदरवाइज कोई सीन नहीं है इस वक्त यूरोप का। उधर ये भी क्वेश्चनेबल नहीं है कि इज दैट व्हाट यूक्रेनियंस वांट और नॉट, बिकॉज एक ये भी राय पाई जा रही है कि यूक्रेनियंस जो हैं they're fed up of the war, they do want a ceasefire। हमने कुछ इस तरह की भी वीडियोस देखी हैं जो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन होती है कि भाई आपने जाना ही है, लोगों ने नहीं जाना। स्पेशली इवन बिफोर द वॉर, जो एम्पेटस फॉर द वॉर था कि जो बॉर्डरिंग टाउन्स हैं क्राइमिया और जो क्लासिकली रशियन रहे हैं, तो ऑलरेडी एक यूक्रेन में डिवाइड थी इन बिटवीन प्रो रशिया एंड एंटी रशिया। और वॉर के बाद से एटलीस्ट जो मुझे सोशल मीडिया में मैंने गेज किया है कि जो एपेटाइट फॉर मोर वॉर seems to be ever shrinking, and यूक्रेन के अंदर से भी ज़ेलेंस्की को यही क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई तुम अपनी पावर मेंटेन करने के लिए, अपना सॉर्ट ऑफ मार्शल लॉ मेंटेन करने के लिए वॉर को परसिस्ट कर रहे हो। एंड इफ द आइडिया इज, प्यूटिन क्या गारंटी देता है कि कल को वो वॉर वापस नहीं शुरू कर देगा, तुम इस वजह से आज नहीं वॉर खत्म कर रहे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन यूक्रेन, ऑन ज़ेलेंस्की विद इन यूक्रेन एज वेल। No, I think that's a fair point, right? And I think मैंने जो coverage देखी from quotes from even Ukrainian opposition leaders right after this meeting, they were supporting Zelensky in the way in which he was treated and stood by him, right? तो मैं इतना क्लोजली फॉलो नहीं करता यूक्रेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, लेकिन प्रॉक्सी मेरा ये था कि अगर ये डिवाइड बड़ा रियल है, एक पोलराइज्ड पर्सपेक्टिव है जंग के ऊपर और जंग किस तरह ख़त्म करनी है, तो किसी भी मुल्क में जहाँ ये पोलराइज्ड पर्सपेक्टिव होता, उस इवेंट के बाद, ओवल ऑफिस की इवेंट के बाद, ऑपोजिशन एमपीज यूक्रेन के वो ये ना कहते कि हम अपने सदर के साथ खड़े हैं। दिस वाज माय पर्सपेक्टिव, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डिवाइड, ऑफ कोर्स देयर इज फोर्स कंस्क्रिप्शन, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ पुशबैक डोमेस्टिकली। यू नो, इन अ नॉर्मल कंट्री, अगेन मुझे भी इतने इंडिविजुअली तो यूक्रेन की पॉलिटिक्स और डायनामिक्स नहीं पता, यू स्टैंड बाय द कंट्री, यू बी लाइक यार हमारे मुल्क के जिस तरह पाकिस्तान है,
शाहिद खाकान अब्बासी को अगर स्ट्रिप सर्च करते हैं, हम एंजॉय करते हैं. व्हाट शुड हैव हैपेंड वाज, नो, he is a representative of Pakistan as country of Pakistan. The country and the office that he holds is not being respected. आप opposition हो, आप media हो, you stand by the country. We see this in India. कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ कोई इधर उधर बुरा हो, opposition enjoy नहीं करेगी because they see it as a slight against India. So what happened with Zelensky, it could just be that they see this as disrespect to the office of the prime minister as opposed to an endorsement of Zelensky's policies. Probably. But I think, again, like going back to the earlier point, right? At the end of the day, this war is at its conclusion. Or is hafte again, one of the bigger stories, even beyond this, ये तो public spectacle था, तो इस story में आ गया. सब फोकस करने लग गए, लेकिन उससे बड़ी स्टोरी फ्रॉम सब्सटेंटिव पर्सपेक्टिव इन माय व्यू वो ये था कि यूएन में अमेरिका और रशिया और चाइना ने मिलके एक रेजोल्यूशन पास करवाई ऑन यूक्रेन, विच इज, और यूरोपियंस जो हैं और यूक्रेनियंस जो हैं और काफ़ी सारे और ममालिक जो हैं वो दूसरी तरफ थे. तो फॉर अमेरिका ऑल ऑफ अ सडन टू स्टार्ट वोटिंग एट द यूएन विद द चाइनीज एंड द रशियंस ऑन दिस वॉर, I think is a seismic shift in international politics moving forward. And interestingly, Canada और पूरा Europe came out in support of Zelensky on Twitter. और फिर जो JD Vance ने बोला था, you haven't said thank you once. Zelensky ने सबको thank you बोला. यूरोप में हर लीडर को इंडिविजुअली उसने थैंक यू बोला. तो ट्विटर पर जंगे हो रही हैं. इसका ज़हर अगर हम थोड़ा एक लॉन्ग टर्म व्यू लें, वो वॉर्सो पैक्ट हो, वो रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो, द आइडिया वाज कि भाई ठीक है सोवियत यूनियन टूट रहा है, लेकिन आप हमारे बॉर्डर्स पे आकर नेटो नहीं खड़ी कर देंगे. तो जो एस्केलेशन है, यूक्रेनियन वॉर हो, क्राइमिया हो, बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि रशिया ने एस्केलेशन की है, बट फ्रॉम रशियाज पर्सपेक्टिव आप नेटो को पोलैंड में लेके जा रहे हो, यूक्रेन को लाने की कोशिश कर रहे हो, रशिया के बॉर्डर्स पर आकर नेटो की फोर्सेस खड़ी कर रहे हो, व्हिच एसेंशियली अमेरिकन फोर्सेस खड़ी कर रहे हो. तो वो भी तो एक एस्केलेशन है ना. अमेरिका हैज पुश्ड रशिया इनटू दीज वॉर्स. I think of course एक escalation है, और जो initial understanding थी post collapse of the USSR, from the Russian perspective it violated that understanding from their perspective. लेकिन उसके अंदर जो नेटो से बड़ा इशू रशिया का रहा है वो ये है कि जो हमारी प्रॉक्सी स्टेट्स थी, जॉर्जिया, यूक्रेन एटसेट्रा, उनको यूरोपियन यूनियन में नहीं आना चाहिए. और यूरोपियन इंटीग्रेशन और वो हमारी तरफ बढ़ेगी तो हमें रिस्क फील होता है. ये भी एक बड़ा पुतिन का जो है वो टॉकिंग पॉइंट है कि दिस वाज नॉट ओके, जिसके अंदर आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन बोथ दीज थिंग्स. अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर अ पोल और इफ यू आर अ यूक्रेनियन और इफ यू आर अ जॉर्जियन, वो ये है कि यार मैं सॉवरेन स्टेट का शहरी हूं. मेरी स्टेट के अंदर मैं चाहता हूं और हमारे जैसे और लोग चाहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क हों और हम जमहूरियत लाने के बाद वेस्ट की तरफ इंटीग्रेट करें. वो मेरी सॉवरेनिटी है, मैं अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करना चाहता हूं. उसमें रशिया कौन होता है in this world of international order to enforce its views on me and conduct coups or invade my country such as it did in Georgia very early on, for example, right? So hum conversation mein, because nahi, let me finish very quickly. Okay. The only reason I'm raising this is that इस conversation में हम जो बड़े blocks हैं, NATO and the Americans and the Russians on the other side, उसके अंदर हम जो छोटे ममालिक हैं उनकी सॉवरेनिटी के सवाल को भूल जाते हैं कि वो भी तो सॉवरेन एक्टर्स हैं, और अगर वो एक तरफ जाना चाहते हैं और एक तरफ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कौन होता है उनको रोकने वाला. ज़हर इसमें एक तो बहुत रिच है कि अमेरिका सॉवरेनिटी का आर्गुमेंट करे, बट इट्स नॉट एज नीट एंड क्लीन एज यू आर पुटिंग इट, राइट? रशिया वुड से अमेरिका कौन होता है इलेक्शंस रिग करवाकर एक अपनी पपेट गवर्नमेंट यूक्रेन में इंस्टॉल करके टू पुश यूक्रेन टुवर्ड्स द यूरोपियन यूनियन. Would you deny that there was American actually involvement? On the other side in Ukraine? It wasn't. Maidan revolution was rigging by the other side. That's why the Maidan began. I mean, अब ये तो फिर वो आर्गुमेंट रहेगी, बट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रही तो है इन यूक्रेन. ऑफ कोर्स रही है, मैं ये तो डिनाई नहीं कर रहा. तो फिर वो इट्स नॉट एज सिंपल ना कि द पीपल ऑफ यूक्रेन वांट देयर सॉवरेन स्टेट. आप घुस के इन स्टेट्स को दोनों प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो. रशिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है.
तो आप एक इन स्टेट्स को प्रॉक्सी उसकी तरह ट्रीट कर रहे हो। मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं थी कि अमेरिका का व्यू क्या है, मेरी आर्ग्यूमेंट ये थी कि अगर आप एज अ पोल, एज अ यूक्रेनियन, एज अ जॉर्जियन इस बात को देखें, अगेन थिंक ऑफ इट एज अ पाकिस्तानी सिटिंग इन पाकिस्तान वेयर दीज प्रॉक्सी वॉर्स ऑलवेज प्ले आउट, कि अगर आप एक तरफ जा रहे हैं एज अ सोसाइटी और आपकी मेजोरिटी का सेंटिमेंट एक तरफ जा रहा है, तो इन ईदर विच केस, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका या रशिया, इन ईदर विच केस बड़ा पावर कौन होता है आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव डालने वाला और कहने वाला कि आप ये नहीं कर सकते या आप सिर्फ यही कर सकते हैं। ये कॉन्वर्जेशन में हम भूल जाते हैं। दिस वाज माय पॉइंट कि अगेन पोल्स की अपनी एक सॉवरेन पर्सपेक्टिव है अबाउट व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर टू, जिसकी वजह से वो डिफेंस बिल्डअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़े कंसर्न है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन। जॉर्जियंस का भी सिमिलर पर्सपेक्टिव है, यूक्रेनियंस का टू एन एक्सटेंट सिमिलर पर्सपेक्टिव है, एटलीस्ट द प्रो वेस्ट लीनिंग वंस। एंड वी नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट द फैक्ट कि इन मुल्क में भी अपनी एक सॉवरेनिटी है, अपने एक पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, और दोनों पावर जो हैं वो इरोड नहीं कर सकते उस सॉवरेनिटी को। सुपर पावर्स छोटे मुल्कों की सॉवरेनिटी ना इरोड करें, ये तो फिर 100 साल की तारीख है। वो जो हम तो सिर्फ रशिया, बात ही कर सकते हाँ हैं हम ना कि कह ही ऐसा सकते नहीं हैं, होना हाँ चाहिए। नहीं होना चाहिए। बट वही सोवियत यूनियन, रशिया का भी अपना एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वॉर टू का। तो जियोपॉलिटिकली सेटिंग Yeah. असाइड नोशंस ऑफ सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जो होना चाहिए, जियोपॉलिटिकली क्या रशिया के इंटरेस्ट में है कि उनके अराउंड थोड़ा बफर हो और नेटो फोर्सेस ना आए? एब्सोल्युटली। उसके लिए वो चीजें क्या करें, किस हद तक करें, दोज आर लॉन्गर डिस्कशंस। टर्की कुर्दिश सीजफायर ब्रेक थ्रू उजैर। I think this was another big international story of the week के decades के बाद जो है वो एक सीज फायर अनाउंस हुई टर्की में पीकेके के साथ। कॉल भी आ गई टू डी वेपनाइज एंड डी एस्केलेट ऑन द कर्डिश साइड। इराक ने भी इसे सराहा, क्योंकि इराक का भी एक प्रॉब्लम चला आ रहा है विद द टर्किश कर्डिश मिलिशियाज एंड अदर ग्रुप्स एसोसिएटेड विद देम एज वेल। और उम्मीद एक बार फिर जो है वो की जा रही है कि ये जो लंबा कॉन्फ्लिक्ट है कर्ड्स का टर्की के अंदर, ये अख्ताम पर है अपने, एंड वन होप्स कि ये डी एस्केलेट हो, बिकॉज अगेन इससे जो जुड़ा हुआ इशू है वो ना सिर्फ इराक के अंदर है बल्कि सीरिया के अंदर भी है। द कर्ड्स शेयर territory in all these countries, which is, if this peace breakthrough happens, it's one of the big stories of the last few decades. इसके बाद डायरेक्ट वॉर पे चलते हैं, उजैर की राय लेते हैं बाबर आजम पर। एंड फॉर समबडी ऑन ट्विटर जिसने उस्मान समीउद्दीन को टैग किया, थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन। नेक्स्ट वीक हमारी पॉडकास्ट है उस्मान समीउद्दीन के Nice. साथ, तो मैं तो अपनी क्रिकेट पे राय देता रहूंगा। उजैर, आपकी क्या राय है ऑन द डिबैकल दैट वाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस इन I think मैं I've gotten over my anger, तो अब वो बाबर आजम वाला एंगर तो कम ही होगा। आई थिंक एट अ स्ट्रक्चरल लेवल मेरे नज़दीक जो हुआ है वो ही हुआ है जो पाकिस्तान के हर स्पोर्ट में हुआ है। एज द स्पोर्ट हैज़ बिकम मोर मॉडर्नाइज्ड एंड बाय एक्सटेंशन मोर साइंस हैज़ कम इनटू द स्पोर्ट। ये स्क्वाश में भी हुआ, हॉकी में भी हुआ, क्रिकेट में हो चुका है। पाकिस्तान लूजेज आउट, क्योंकि पाकिस्तान का एटीट्यूड हमेशा से यही रहा है कि टैलेंट है और कुदरत का निज़ाम है, और अब माओं की और बेटियों की और बहनों की दुआएं हैं। तो मॉडर्न स्पोर्ट जहाँ साइंस हो तो वहाँ कुदरत का निज़ाम और दुआएं जो हैं वो आपको मैचेस नहीं जिताती, आपको साइंस, डिसिप्लिन, स्किल, इन्वेस्टमेंट्स जिताती हैं। और पाकिस्तान के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। तो जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे अपने मुल्क में, डजंट मैटर बाबर हो उसके बाद कोई और हो, डिक्लाइन चलता चला जाएगा। दैट्स माय टेक ऑन द डिबाकल। इस तरह आपको पता चलता है कि सारे एनालिस्ट कितने दोगले होते हैं। मैं अगर अभी व्हाट्सएप चैट खोलूं, उसमें उजैर जो बाबर आजम के बारे में बातें करते हैं, और यहाँ पर आकर देखे कितने साफ सुथरे, तमीजदार, डिप्लोमेटिक तरीके से साइंस घंटे का किंग, घंटे का किंग। ये आपको, ये मुझे व्हाट्सएप पे ये ये चाहिए मिलते था हैं, तुम्हें, ये चाहिए था ये तुम्हें। मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप पे सारी इफी के जो। भाई जब तुम प्रेस कर ही रहे हो तो मैं कह देता हूं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश प्लेयर्स टू एवर वेयर द ग्रीन जर्सी इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। दिस इज माय व्यू। बस खुश हो गए तुम? वाई? हाँ, उसने Why? जाकर ड्रेसिंग रूम्स में टीमें तोड़वाई,
उसने जाके स्पॉट फिक्सिंग की, उसने जाके भाई मैच फॉर द फिक्सिंग की, लास्ट 3 उसने years जाकर चेयरमैन को बोला कि यार इसको कैप्टन, उसने जाके कुरान पर हाथ रखवाकर कस्में खिलवाई, उसका नाम आया जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट्स में, वो रातों को मैं एज क्लब्स अ में प्लेयर पूल पाया बात कर जाता रहा है हूँ और उसकी, सुबह मैं आता है। स्ट्रक्चरली बात नहीं कर रहा, मैं एज अ नहीं तो प्लेयर बात वो कर रहा हूँ कि सेल्फिश पिछले कर रहे 3 हो ना, तो मैं सालों तुम्हें से। एक लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ of मैं तो उससे selfish things डिस्प्यूट done नहीं by our कर रहा। Pakistani cricketers. Would you say what Babar Azam does is worse than all of these players? What I said was he is one of the most selfish players to Yeah. represent Pakistan in the recent past. ठीक है ना? In he's for the last 3 years, all he has done is pad his stats, and all he has done is try to get a 50 at 75 balls to be in the top 5, top 3, top 2 rankings of the world, and not win any matches for country. He has scored only 2 centuries in the last 3 years in ODI cricket, one of which came against Nepal, and he still continues to play selfishly and not lead from the front. Given the He's years not your he's played leader. for this team, he's still being extremely selfish. That's my view. यार उजैर, आप अपना सेटअप देखो, बाबर आजम कैप्टन है, वर्ल्ड कप के दौरान आप एक लेटर इशू करते हो कि हम रिव्यू करेंगे उसके बाद परफॉर्मेंस, वो वापस आता है, आप उसको निकालते हो, शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाते हो, शाहीन अफरीदी पीएसएल में नहीं परफॉर्म करता है एज कैप्टन, आप उसको हटा देते हो, आप वापस बाबर आजम को कैप्टन लगा देते हो, फिर उसको हटा देते हो, फिर रिजवान को कैप्टन लगा देते हो, फिर एक आदमी जिसका कॉन्फिडेंस आपने शैटर कर दिया, सारी दिन रात बैठकर उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे गालियां देते हो, फिर जो 2 लोग उसको उसने तो सबसे, जैसे कोई अपनी ट्रोल आर्मी में इन्वेस्ट ही नहीं किया ना, वो बड़ा मासूम सा वो बेचारा है, विराट उसने कोहली कुछ की एक किया ही नहीं। पीआर कैंपेन नहीं है, रोहित शर्मा की एक पीआर कैंपेन नहीं है। पीआर कैंपेन होना, पीआर फर्म का हायर होना, वन कैन डिबेट कि वो सही है या गलत है, बट ये एक मॉडर्न क्रिकेटर की होती है, स्पेशली हमारे मुल्कों में। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को आप टीम में भेज देते हो, जिन्होंने सिर्फ बैठ के गालियां दी हैं। उसके बाद वो वर्ल्ड कप के बाद बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, हमने नहीं खेलना। आकिब जावेद जो पीएसएल में आके मजाक उड़ाता था कि बाबर आजम को तो लंबा स्कोर, हम बोलते बैटिंग करते रहे, वो आपका कोच लगा हुआ है। इन सर्कमस्टांसेस में you're like, यार ये बाबर आजम जो है ये परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने ग्राउंड्स ही ऐसे बनाए हैं कि टीम में हर लड़का अपनी जगह के लिए खेलता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं खेलेगा, मोहम्मद हारिस हम कहें कि इंटेंट के साथ खेलता था, आपने बोला इसकी एवरेज देखो कितनी घटिया है, इसको नहीं खिलाएंगे। इफ्तिखार अहमद, उसको आप 5-6 पे भेजते थे, वो अपना मजाक उड़ाना शुरू हो गया कि मैं तो टेल एंडर हूँ। शादाब, ये वो सबको उसके ऊपर आपने भेजना शुरू कर दिया। इफ्तिखार अहमद ने कोशिश की कि वो अग्रेसिवली खेले, उसको उस बात पे ड्रॉप कर दिया। आसिफ अली, जिसका काम ही ये था कि तेरे पास 10 बॉलें हैं, तूने 3 छक्के मारने, वो कभी 1 मार देता था, कभी 2 मार देता था, उसको आपने उस बात पे ड्रॉप कर दिया। तो जब आप पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह बनाओगे कि प्लेयर सेलेक्ट होगा आपकी एवरेज पर, प्लेयर अगर 1 मैच में नहीं परफॉर्म करेगा, 2 मैच में नहीं परफॉर्म करेगा, तो वो बैठ जाएगा, उसको हम बुला देंगे। तो आपने इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो बनाया हुआ है जिसमें तो एवरी भाई प्लेयर इसीलिए मैंने इज शुरुआत बात इंसेंटिवाइज्ड टू डू दिस। मैंने बात शुरुआत इसीलिए जो आपने कहा कि मैंने व्हाट्सएप वाले मैसेजेस शेयर नहीं किया एज एनालिसिस, वो इसीलिए कहा था कि आई एग्री कि पूरा का पूरा जो ढांचा है वो साइंस बेस्ड नहीं है, वो कुदरत के निज़ाम पे चल रहा है, और वो दुआओं पे चल रहा है, और वो इंटरफियरेंस पे चल रहा है। तो जब तक वो निज़ाम, वो तो उस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई पूरा का पूरा जो ढांचा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, अब आप देखो ना T20 वर्ल्ड कप पे ये लोग आए थे अमरीका, ठीक है, अमरीका की गेम से पहले इन्होंने रात को कड़ाइयाँ फोड़ी हैं। तो जिस टीम के अंदर फिटनेस का लेवल और साइंस बेस्ड एनालिसिस का लेवल ये हो कि वर्ल्ड कप गेम से पहले कड़ाई खा लो, कोई मसला नहीं है, चलेगा, तो वो हारोगे ही ना यार। दुनिया भर में ऐसे नहीं खेला जाता अब स्पोर्ट। अब वो उसके अंदर प्लेयर की भी गलती है कि आप एक इलीट एथलीट हो और आप ये हरकतें कर रहे हो। उसमें सबसे ज्यादा गलती बोर्ड की है कि आपने सपोर्ट स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ है जो अलाउ करता है प्लेयर्स को ऐसी हरकतें करने में। या और उसके अंदर जो इशू है वो पूरे सराउंड साउंड का भी है कि वो इस तरह की बकवास बातें करता है, जिसके अंदर अभी पिछले 2 हफ्तों से क्या बहस चल रही है पाकिस्तानी टीवी के ऊपर जब से ये हारे हैं, कि जी एक सेलेक्टर है, उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली, उसको सेलेक्टर कैसे बना दिया। ओ भाईजान, दुनिया की स्पोर्ट जो है वो आगे जा चुकी है। आप जाके मनी बॉल देख लो, मनी बॉल के अंदर जो सारे के सारे बेसबॉल के जो बंदे थे जो डेटा क्रंच कर रहे थे, उन्होंने बेसबॉल खेली हुई थी, MLB नहीं खेली हुई थी ना, स्पोर्ट चेंज हो चुका था। तो यहाँ बहस क्या चल रही है हमारे लेजेंड्स की तरफ से कि जी बंदे ने फर्स्ट क्लास नहीं खेली, सेलेक्टर बना दिया इसलिए हार गए। तो भाई बाकी सारे तो सेलेक्टर जो थे वो तो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं ना, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा। जो आपका जो कोच है वो तो इंटरनेशनल खेला हुआ है, उसने कौन से स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए? कोई नहीं बढ़ाए। आपके सालों से बॉलिंग कोच एक बंदा बैठा हुआ है टीम के साथ,
बॉलिंग का डिक्लाइन होता चला जा रहा है उसकी वॉच पे। उसने तो खेला हुआ है ना इंटरनेशनल, दुनिया भर में भी खेला हुआ है, सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, आई एग्री विथ यू ऑन दैट। Yeah. If anything, I think Rizwan is actually a bit more selfish than Babar Azam. Because ही इज Babar Azam, ऑल्सो या देखो बाबर आजम का तो वो रोल है ना। अगर बाबर आजम को आप केन विलियमसन की जगह डाल दें, जो रूट की जगह डाल दें, स्टीव स्मिथ की जगह डाल दें, मार्नस लाबुशेन की जगह, लाइक ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं बोलता मार्नस लाबुशेन इज अ सेल्फिश प्लेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में मार्नस लाबुशेन का यही रोल है कि तूने विकेट बचानी है, तूने 50 की। वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रेविस हेड ने 150 मारी थी, मार्नस लाबुशेन ने 100 बॉलों पे 50 किया था, लेकिन वो मैच जीत गए उस वजह से, बिकॉज मार्नस का रोल वो था। हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं कि तू 150 की स्ट्राइक रेट भी खेल और सेंचुरी भी मार। रिजवान मुझे नहीं समझ में आता कि भाई रिजवान का आई एग्री, मुझे समझ नहीं आता। और उसका तो जो मुझे सबसे ज्यादा मसला लगता है, अभी किसी ने क्लिप शेयर की थी, आई थिंक आई शेयर्ड विथ यू एज वेल, मुश्ताक अहमद का कोई इंटरव्यू था पॉडकास्ट पे स्पोर्ट्स की। तो मुश्ताक अहमद उस पर कह रहे हैं कि रिजवान ने पीएसएल में जो है वो पांच गोरों को 5 अलग अलग कुरान दिए और उनको दावत दी और आखिरत कमा रहा है। तो अगेन दिस इज लाइक, हम क्योंकि वी ग्रू अप इन दिस एरा ऑफ इंजमाम एंड तबलीग एंड ऑल ऑफ दैट, दिस फॉर मी इज ऑलवेज लाइक कि भाई सबसे बड़ा रेड फ्लैग कि अब आपने जो है ना सारी चीजें वो करनी है जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आपने तबलीग करनी है और आपने लोगों को नमाजें पढ़ानी है। कोई आपको गोरा हाथ लग जाए या फॉरेनर हाथ लग जाए, उसको आपको दावत देनी है। भाई आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, एज अ क्रिकेट कैप्टन, एज एन एथलीट, उसी पे फोकस करें तो बेहतर है। लेकिन ये सारे कामों में वो भी लग चुके हैं अब, पर मुश्ताक अहमद, अब दैट्स हिज जब हम क्लेम। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर ही रहे हैं, और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हमारे मुल्क में तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, कल रिटायरमेंट है उस पर वायरल हो जाते हैं, फिर बोल देता है कोई रात को वो यहाँ पकड़ा गया था उस पर वायरल हो जाते हैं। तो हम भी फिर खबर वायरल कर देते हैं ना कि अहमद शहजाद को इसलिए असल में टीम से ड्रॉप किया था क्योंकि दिलशान ने इस्लाम नहीं कबूल किया। अहमद शहजाद को ड्यूटी दी गई थी एक तो चाहिए, तो वो दिलशान को नहीं कर फेल सका हो गया। मुसलमान कन्वर्ट, तो इसीलिए उसको टीम से निकाल निकल दिया भाई, कि भाई तुम दूसरा बंदा है। नहीं कर सके। तो या आई फील लाइक कि रिजवान, आप कैप्टन हैं तो विच मीन्स एसेंशियली इन नॉर्मल कंट्री आप अनड्रॉपेबल हैं, आपने खेलना है, आप हमारे मेन प्लेयर हैं, तो आपकी एवरेज विल नॉट मैटर, प्लस यू आर नॉट अ बाबर आजम। तो ऐसा नहीं है कि आप मोर ऑफन देन नॉट हमें 50-60 कंसिस्टेंटली दोगे। सी आप में एबिलिटी है पहले बॉल से स्लॉग करने की, आपको बिल्डअप इनिंग्स करने की जरूरत नहीं है। तो यार आप तो 20 ऑफ 60, 20 ऑफ 40 ना खेलो ना। तो आई 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 डू और ब्लेम फिर रिजवान ड्रॉप अ लॉट होने के मोर देन बाद अगले बाबर। ओवर में आउट हो जाता है। मतलब यार आपका भी कैच ड्रॉप हुआ है अगली यार बॉल उससे तो पे। मुझे, बट उधर उधर ये तुम रमीज राजा टाइप बात कर रहे हो। अभी ट्रेविस हेड का एक बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ, अगली बॉल पे उसने छक्का मार दिया। या छक्का मार दिया, बट अगर आपने इतना स्लो खेला है और अचानक से आपको खार चढ़ी है कि आपने तेजी करनी है और आपका ड्रॉप कैच हुआ है और आपको नजर आ रहा है कि टीम अभी भी जो है वो इनस्टेबल है, तो यू आर द कैप्टन। तो अब अगर आप रोल खेल रहे हो एंकर का तो एंड तक ही खेलो यार। मतलब आई डोंट ये अंडरस्टैंड तुमने कि दिमाग सोच कहाँ से आती वही है। पाकिस्तानी तुमने बात की है कि खुल के खेलो और लंबा खेलो। भाई भाई अब आपने लंबा खेल दिया है, आपने इन्वेस्टमेंट डाल दी है बॉलों की, आपने 11 to 20 ओवर्स में सिर्फ 12-13 रन बनाए हैं। तो अब क्या, ठीक है, अब करो पूरा का पूरी कहानी खत्म तो करके ही अब जाओ अब तुम यार। बाकी 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 13 ओवर में भी 12 रन बनाओ, क्या ये कह रहे हाँ हो तुम? बनाओ, अब कर लिए ना, बजा तो दी है टीम की पूरी, बजा के जाओ। नो, बट व्हाट यू आर गेटिंग एट इज, देखो रिजवान डजंट हैव दैट एबिलिटी। सऊद शकील ने भी उसके साथ रोका, बट बाय द एंड सऊद ही शकील के कवर्ड। इतने बुरे नहीं है। सेम विद बाबर आजम। मोहम्मद यूसुफ, मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे उनका ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था, और वो भी हमेशा यही कहते थे कि भाई मेरी पहली 50 ना देखो, मेरी दूसरी 50 देखो। तो अगर आपने पहली 50 80 बॉलों पे की है, बट आप 30 बॉलों पर भी 50 कर सकते हो, तो बाय द एंड 110 बॉलों पे अगर आपकी सेंचुरी है तो ठीक है, टीम के लिए चल जाएगा। बाबर आजम कैन डू दैट, सऊद शकील कैन डू दैट, अब्दुल्ला शफीक कैन डू दैट, ऑल योर प्रॉपर बैट्समैन कैन डू दैट। रिजवान साहब जो हैं वो या तो टुक टुक करते हैं या तो स्लॉग करते हैं। उनको वो आए सेट करके खेलना इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। जैरेड किम्बर बोलते हैं उनका सिर्फ थर्ड गियर या स्लॉगिंग है। तो भाई तू किस चीज के लिए सेट हो रहा है? आपको नहीं सेट होना। आपको अगर स्लॉगिंग कर सकते हैं, आप आते ही 2-3 बॉलें खेलने, जाहिर बात है कोई नहीं बोला पहली बॉल पे घुमाओ, तो स्लॉग करो ना यार, अपना तुम स्लॉग रोल ही रखो।
चलो तुमने डिरेल कर दी पूरी कॉन्वर्जेशन। मैं तो ऊपर से एक छोटा सा कमेंट ही दे रहा था कि साइंस आ चुकी है स्पोर्ट में, और आपको क्योंकि पता है ना, मैं साइंस आ चुकी है। मैं साया हाँ कॉर्प बाबर, के मुझे लगता साया है कॉर्प के ये जो लिफाफे पीआर ग्रुप है ना, इसने लगता है कुछ चेक्स भेजे हैं रमजान स्पेशल के। तो वो शहजाद ने ठीक कहा है। है कि अभी मैं यहाँ से शुरू करूं और फिर उस्मान समीउद्दीन की पॉडकास्ट पे भी जो है वो जरा हलाल करूं इन्वेस्टमेंट जो मिली है। ये ये है जो कहानी डर्टी असल। गैंग के साथ बैठे होते हैं किक साया बैक कट, कॉर्प। किक बैक कट कमीशन ग्रुप से जो है वो पैसे मिले हैं शहजाद को, इस वजह से इतनी डिफेंस चल रही है बाबर अब की। आपको पता चल गया मैं क्यों गया हुआ था इस्लामाबाद। साया कॉर्प के साथ मेरी रातों को मीटिंग हुई है, लिफाफे एग्जैक्टली आए हैं। बाबर आजम एफसी साइनिंग ऑफ। थैंक तभी यू जो सो है वो मच। पीछे सारा का सारा अपग्रेड हो रहा है बैकग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू बाबर भाई, थैंक यू बाबर भाई, थैंक यू विजय, थैंक यू एवरीबॉडी। रमजान मुबारक, टेक केयर, बाय बाय।